पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट क्या है? जैसे आपको पर्सनल से पता चल रहा है पर्सन, तो इट रिप्रेजेंट्स ऑल द पर्सन्स। क्या? इट रिप्रेजेंट ऑल द पर्सन्स, हर तरीके के व्यक्ति को ये रिप्रेजेंट करता है, हर तरीके के व्यक्ति को ये रिप्रेजेंट करता है। इट रिप्रेजेंट्स ऑल द पर्सन्स। हालांकि ये बेसिकली डिवाइड हुआ है तीन पार्टों में। क्या? तीन पार्टों में डिवाइड हुआ है, पर्सन्स को तीन पार्टों में डिवाइड किया गया है। It represents all the persons and the person is being divided into three parts. Persons को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। Person is divided into three part. यहां लिख लीजिए, person is divided into three parts. Person को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वो तीन पार्ट्स कौन कौन से हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। तो पहला है रियल पर्सनल अकाउंट, या कह लो रियल पर्सनल अकाउंट कह लो, या कह लो नेचुरल पर्सनल अकाउंट। देखो रियल पर्सनल अकाउंट, यहां पर रियल का मतलब एसेट से मत चले जाना, असली इंसान के बारे में बात हो रही है, नेचुरल पर्सन के बारे में बात हो रही है। तो रियल पर्सनल अकाउंट जब भी लिखोगे तो उसका मतलब होता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट। तो कंफ्यूज ना होइए, आप एक ही चीज लिख लीजिए और दैट इज नेचुरल पर्सनल अकाउंट। अब नेचुरल पर्सनल अकाउंट क्या है भैया? जो भी व्यक्ति नेचुरल है वो नेचुरल पर्सनल अकाउंट है। अब कोई इन नेचुरल मतलब कोई क्या कहते हैं कोई भी इंसान तो आर्टिफिशियल तो होता नहीं है। इंसान मतलब नेचुरल, मतलब जो नेचुरली बॉर्न हुआ हो। एग्जाम्पल किसी का नाम, आजकल तो बड़े प्यारे प्यारे नाम चले हैं, आरव, तनिष्का, अवी और अलीशा, एहान, एटसेट्रा। ये जितने भी नेचुरल पर्सन हैं, इनको हम नेचुरल पर्सनल अकाउंट कहते हैं। मतलब जो भी सांस लेता है, जानवर मत जोड़ देना, हमको पता है तुम लोग जानवर हो, लेकिन तुम लोग इंसान हो, जानवर मत जोड़ देना इसमें, क्योंकि जानवर तो कोई ट्रांजैक्शन करता नहीं, जानवर खाली शिकार करता है, वो तुम्हारा भी कर देगा। तो हर वो इंसान जो सांस लेता है, दैट कम्स अंडर द नेचुरल पर्सनल अकाउंट। ठीक है? सॉरी सॉरी। सेकेंड इज आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। मतलब ये आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट क्या है? मतलब ये नेचुरल पर्सन नहीं है, मतलब ये आरव, तनिष्का, अवी, अलीशा, एहान ये सब नहीं है, लेकिन फिर भी ये पर्सन है। तो कभी भी कोई भी किसी को भी मैं पर्सन नहीं बना सकता हूं। अगर वो आर्टिफिशियल पर्सन है तो इसका मतलब है कि किसी रेगुलेटरी बॉडी से उसको राइट दिया गया है कि आप एज अ पर्सन रिप्रेजेंट करेंगे, आप एज अ पर्सन रिप्रेजेंट करेंगे। अभी मैं आपको बताऊंगा कि बिजनेस अलग होता है, बिजनेस का मालिक अलग होता है। बिजनेस अलग होता है, बिजनेस का मालिक अलग होता है। बिजनेस के मालिक का नाम है मान लीजिए कुशल, और बिजनेस का नाम है एबीसीएन कंपनी। तो एबीसीएन कंपनी अलग है और कुशल जी अलग है। कुशल आएंगे रियल अकाउंट में और एबीसी कंपनी आएगी आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में उसको क्यों लाया जाएगा? क्योंकि एबीसी कंपनी का जन्म हुआ है, एबीसी कंपनी का जन्म हुआ है। आप कहते हैं कि एबीसी कंपनी का कैसे जन्म हो सकता है? अरे भैया बड़े बड़े जगह पे देखो, कहीं पर भी देखो लिखा रहता है ESTD सिंस 1984, 1894 इस तरीके से लिखा रहता है ना। स्टैब्लिश सिंस 1894, 1884, 1894, 1984। इसका मतलब है कि इस समय इसको स्टैब्लिश किया गया, इस समय इसका जन्म हुआ,
इस समय इसका जन्म कैसे हुआ? ये रजिस्ट्रार ऑफिस में, रजिस्ट्रार ऑफिस में इसकी रजिस्ट्री हुई है। मतलब ये कंपनी रन करने के लिए रजिस्टर हुई है इन रजिस्ट्रार ऑफिस। जैसे मान लेते हैं एबीसी कंपनी स्टैब्लिश सिंस, एबीसी कंपनी स्टैब्लिश सिंस 1894। तो कैसे रजिस्ट्रार ऑफिस से बाय लॉ इस कंपनी को रन करने की पावर मिली है, तो ये माना जाएगा 1894 में इस कंपनी का जन्म हुआ है और इसलिए उसको आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में रखा जाएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, इसके बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, आपको पता ही नहीं होगा। बैंक इज एन आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। बैंक, any office, any company, any partnership firm, any proprietorship business, any proprietorship business, these all comes in a artificial personal account। ये सब artificial personal account में आते हैं, ठीक है। इनका बैंक का भी जन्म होता है किसी एनजीओ, ऑफिस कर लो या एनजीओ कर लो, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ हो गए, कंपनी हो गई, कंपनी को कंपनीज एक्ट में रजिस्टर किया जाता है, पार्टनरशिप फर्म को पार्टनरशिप एक्ट में रजिस्टर किया जाता है, प्रोप्राइटर को प्रोप्राइटरशिप में एक्ट में रजिस्टर किया जाता है, बैंक को एज अ कंपनी के एक्ट में रजिस्टर किया जाता है। तो ये सब चीजें हैं जो रजिस्टर की जाती हैं, तो इसीलिए इनका जन्म होता है, तो इसीलिए इनको आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कहते हैं। मतलब ये सब आर्टिफिशियल पर्सन है, ये पर्सन तो नहीं है लेकिन एज अ पर्सन काम करते हैं। ये पर्सन तो नहीं है लेकिन एज अ पर्सन काम करते हैं। ये पर्सन तो नहीं है लेकिन एज अ पर्सन काम करते हैं। दे आर नॉट पर्सन बट वर्क्स एज अ पर्सन, ठीक है। तो इसको आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कहते हैं। एंड थर्ड वन इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। थर्ड वन इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब ये कौन सी नई चिड़िया का नाम आ गया? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, जैसे किसी भी पर्सन को अगर वो अकाउंट रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी भी पर्सन को, किसी भी पर्सन को अगर वो अकाउंट रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी भी पर्सन को अगर वो अकाउंट रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसे हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहते हैं। क्या? उसे हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहते हैं। तो अब जैसे बहुत सी चीजें होती हैं कि क्या है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, तो इसमें जो है बहुत ही अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। पेन कहाँ गया? बहुत ही अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स मैं आपको देता हूं। जैसे एक तो जैसे मान लीजिए आप कैपिटल, क्या होती है कैपिटल मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। कैपिटल और भी हैं, और जैसे हम आपको, हाँ, सब मैं आपको बताऊंगा। आउटस्टैंडिंग सैलरीज या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कुछ भी, और प्रीपेड प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम, प्रीपेड अक्रूड पर और आउटस्टैंडिंग पर एक लेक्चर बनेगा, और इसी के जस्ट बाद वाला लेक्चर जो है इसी पर बनेगा, इसी के जस्ट बाद वाला लेक्चर इसी पर बनेगा, और उसके बाद हम सारी चीजें शुरू करेंगे। चीज याद रखिएगा, क्योंकि ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आपको चीजें समझ में नहीं आ जाएंगी। अभी खाली ये जान लीजिए कि एक पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसे हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहते हैं। जो भी चीज किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रही होती है उसे हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहते हैं। देखिए, मैं एक एग्जांपल में आपको नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों समझ में आ जाएगा, और एक एग्जांपल में मैं आपको रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट समझा दूंगा, ठीक है। तो
इसका पहले रूल लिख लीजिए, फिर उसके बाद इसका एक एग्जाम्पल देते हैं, फिर उसके बाद नॉमिनल अकाउंट का रूल लिखाते हैं, उसका एक एग्जाम्पल देते हैं और आज की क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं। और कल रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट पर बहुत ही अच्छा डीप डिस्कशन होगा, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट इतना आएगा आपकी जर्नल एंट्रीज में, इतना आएगा कि पूछिए नहीं। और अकाउंटिंग इक्वेशन बहुत आसान है, अकाउंटिंग इक्वेशन का एक दिन का लेक्चर है, वो लेक्चर देकर के खत्म कर देंगे। आप अगर इसे समझ गए तो आपको अकाउंटिंग इक्वेशन करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अकाउंटिंग इक्वेशन इससे पहले आता है, सारी थ्योरीज पहले आती हैं, लेकिन थ्योरीज वगैरह सब लास्ट में बताई जाएंगी। तो आप लोगों को ये सब चीजें समझ में आई। तो पर्सनल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट के तीन पार्ट, नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, समझना बहुत ज्यादा जरूरी था। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में कैपिटल, आउटस्टैंडिंग सैलरीज, अक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है, ये सब चीजें आती हैं, एटसेट्रा और भी चीजें आती हैं। जब मैं आपको रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट पूरी तरीके से बताऊंगा तो जो है चीजों को मैं और आपको क्लियर करूंगा। और क्या कहते हैं, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड का एक डीप डिस्कशन होगा और एक्रूड का भी एक डीप डिस्कशन होगा कि एक्रूड होता क्या है, वो सब हम आपको बताएंगे। एक ही दिन में सब मत जानिए। रूल्स ऑफ पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट के रूल्स क्या क्या हैं? तो दो ही रूल हैं। पहला, डेबिट द रिसीवर, और दूसरा है क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अगर नहीं याद हो रहा है तो उसको DRCG करके याद कर लीजिए। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, अगर नहीं याद हो रहा है। जो रिसीव कर रहा है, पाने वाले को कर दो डेबिट, पाने वाले को कर दो डेबिट, और देने वाले को कर दो क्रेडिट। पाने वाले को कर दो डेबिट और देने वाले को कर दो क्रेडिट। पाने वाले को कर दो डेबिट, पाने वाले को कर दो डेबिट और देने वाले को कर दो क्रेडिट। क्लियर है? तो देखिए एग्जाम्पल, देखिए इसका, याद कर लीजिएगा, रूल बहुत जरूरी है, ट्रेडिशनल रूल याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको याद कर लीजिएगा, लर्न इट। देखिए एग्जाम्पल, देखिए दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं इसको। एग्जाम्पल देखिएगा इसका, कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम ₹10,000। कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम ₹10,000। कैश given to Ram ₹10,000। कैश received from Ram ₹10,000, कैश given to Ram ₹10,000। अब मुझे एक चीज बताइए, सबसे पहली चीज, कैश क्या है? कैश एक असेट है। कैश क्या है? कैश एक असेट है। कैश एक असेट है, ये तो पता ही चल गया। अगर एसेट है तो इस पे कौन सा रूल लगेगा? इस पे रियल का रूल लगेगा कि नहीं लगेगा? इस पे रूल ऑफ रियल अकाउंट लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ सर, इस पे रूल ऑफ रियल अकाउंट लगेगा, रूल ऑफ रियल अकाउंट लगेगा। आप देखिए मजा आने वाला है। रूल ऑफ रियल अकाउंट लगेगा ना। कैश आ रही है कि जा रही है? कैश आ रही है कि जा रही? कैश आ रही है तो कैश रिसीव्ड, तो कैश अकाउंट डेबिट। इधर क्या हो रहा है? कैश जा रही है। कैश जा रही है कि कैश आ रही है? इधर कैश जा रही है तो टू कैश। कितने से आई? 10,000 से आई कि नहीं आई? और इधर कितने से गई? 10,000 से गई कि नहीं गई? अब मुझे बताइए, कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम, ये राम क्या है? राम एक नेचुरल पर्सन है। राम एक नेचुरल पर्सन है कि नहीं है? राम एक नेचुरल पर्सन है कि नहीं है? अगर ये नेचुरल पर्सन है तो क्या इस पे पर्सनल अकाउंट का रूल नहीं लगेगा? तो रूल कौन सा अप्लाई होगा? पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई होगा। रूल कौन सा अप्लाई होगा? पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई होगा। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर
क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम, कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम, राम से मुझे कैश मिला है, राम से मुझे कैश मिला है। अगर राम से मुझे कैश मिला है तो मेरी बुक्स में, ठीक है, इन द बुक्स ऑफ माई, मेरी बुक में राम लेने वाला है कि राम देने वाला है? मेरी बुक में, इन द बुक्स ऑफ माई, इन द बुक्स ऑफ माई, मेरी बुक में एक बात बताओ, राम लेने वाला है कि देने वाला है? अगर मेरी बुक में राम लेने वाला होता, राम लेने वाला होता, तो इसका मतलब है कि राम के पास पैसा जा रहा है। अगर मेरी बुक में राम लेने वाला होता तो इसका मतलब मैं राम को पैसा दे रहा हूं, और अगर मेरी बुक में राम देने वाला है तो इसका मतलब राम से मुझे पैसे मिल रहे हैं। तो राम यहां पर क्या है? यहां पे राम देने वाला है, और रूल क्या कहता है? क्रेडिट द गिवर। तो राम क्या है? तो कैश अकाउंट डेबिट टू राम, मेरी बुक में राम देने वाला है, इसीलिए लिखेंगे बीइंग, ये नरेशन होता है, लिखना जरूरी होता है, अभी तक मैंने नहीं लिखाया था लेकिन अब लिखा रहा हूं, बीइंग कैश रिसीव्ड राम, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम। अब बताओ, इस मेरी बुक्स में कैश गिवन टू राम, मैंने राम को कैश दे दिया, तो बताओ राम के पास कैश गया कि नहीं गया? तो राम कैश पाने वाला हुआ कि नहीं हुआ? तो राम रिसीवर हुआ कि नहीं हुआ? अगर राम रिसीवर हुआ तो एंट्री क्या बनेगी? राम डेबिट, और टू कैश, तो कैश तो रियल अकाउंट से हो रहा है, तो लिख दीजिए बीइंग कैश गिवन, बीइंग कैश गिवन टू राम। अब देखिए क्या है इसमें, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है ये। मैंने यहां पे राम से कैश लिया और यहां पे राम को कैश दिया, तो राम को अगर कैश दिया तो राम क्या है? राम लेने वाला है ना, और यहां पर अगर मैंने राम से कैश लिया है तो यहां पे क्या है? राम देने वाला है। तो जो देने वाला होता है, जो गिवर होता है, वो क्रेडिट हो जाता है, जो रिसीवर होता है वो डेबिट हो जाता है। तो हर एक एंट्री में दो रूल तो लगेंगे ही लगेंगे, हर एक एंट्री में दो रूल तो लगेंगे ही लगेंगे, इसको गांठ बांध लीजिए। चाहे रियल पर्सनल लगे, चाहे रियल नॉमिनल लगे, चाहे पर्सनल नॉमिनल लगे, चाहे रियल पर्सनल लगे, चाहे रियल नॉमिनल लगे, चाहे पर्सनल नॉमिनल लगे, चाहे पर्सनल रियल लगे, सब एक ही चीज है। चाहे नॉमिनल पर्सनल लगे और चाहे नॉमिनल रियल लगे, ये लगना ही लगना है, ठीक है। और किसी में भी अगर रियल पर्सनल नॉमिनल तीनों आ जाए, अगर किसी में भी रियल पर्सनल नॉमिनल तीनों आ जाए, तो उसके में उस विषय में क्या करेंगे? तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तब हम आपको बताएंगे कि उसमें क्या करेंगे, ठीक है। अभी आप परेशान मत होइए कि अगर मान लीजिए रियल पर्सनल नॉमिनल तीनों आ जाए तब क्या करेंगे, तो अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी ऐसे क्वेश्चन हम कराएंगे ही नहीं जिसमें रियल पर्सनल नॉमिनल तीनों आ जाए, और जिस क्वेश्चन में रियल पर्सनल नॉमिनल तीनों आ जाएगा वो क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा और बताऊंगा कि किसको इग्नोर करते हैं और क्यों करते हैं, ठीक है। किस अकाउंट को इग्नोर करेंगे और क्यों करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगा। अभी बता दूंगा इसको इग्नोर करते हैं, क्वेश्चन सामने नहीं होगा तो क्यों इग्नोर करते हैं ये आपको नहीं पता चल पाएगा, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। रियल पर्सनल नॉमिनल का मैं क्वेश्चन कराऊंगा जरूर। तो इतना चीज समझ में आया। पर्सनल अकाउंट को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल पर कल क्लास चलेगी और बहुत अच्छी क्लास चलेगी। आज रूल्स ऑफ पर्सनल अकाउंट क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, पाने वाले को कर दो डेबिट, जाने वाले को, सॉरी, देने वाले को कर दो क्रेडिट, ठीक है। और ये दो एग्जाम्पल हो गए, इसको नोट कर लीजिएगा, मेरे ख्याल से आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। एंड द लास्ट इज नॉमिनल अकाउंट।
Nominal account includes all income and expenses. It include all income and expenses. Nominal account includes all, it includes गेन्स को चाहे आप प्रॉफिट भी कह सकते हो, ठीक है, पहला पॉइंट। और इसका दूसरा पॉइंट क्या है, इट इंक्लूड्स ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अभी मैंने आपको रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का क्वेश्चन नहीं करवाया है। रिप्रेजेंटेटिव मैंने सोचा था रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्वेश्चन करवा देंगे, लेकिन मैंने कहा कि जब रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट अच्छे से समझाएंगे तब उसका क्वेश्चन करवाएंगे। और अभी जर्नल एंट्रीज के एक भी क्वेश्चन मत करिएगा, क्योंकि जर्नल एंट्रीज का सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश इज बेस्ड ऑन रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इस क्वेश्चन को मतलब ये अभी जर्नल एंट्रीज मत करिएगा, अभी खाली समझिएगा, ठीक है। जर्नल एंट्रीज जब मैं आपको करवाऊंगा तब होता है, पहले दूसरे दिन की क्लास सिर्फ समझने वाली होती है, बाकी क्लासेस में फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बनते हैं, ठीक है। तो जान लीजिए कि क्या होता है इसका इसका पहले रूल जान लीजिए कि जैसे एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, जैसे हमारी इनकम क्या होगी, जैसे हम एग्जांपल्स ऑफ इनकम दे देते हैं। इनकम क्या होगी, जैसे सैलरी रिसीव्ड, ठीक है। बोनस इज नॉट अ इनकम, इट इज अ गेन, ठीक है। बोनस इज नॉट अ इनकम, इट इज अ गेन। सैलरी रिसीव्ड और इनकम क्या होगी, जैसे मान लो और भी तरीके की इनकम होती है, जैसे मान लो मैंने स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया, स्टॉक मार्केट से मुझे पैसा आया, तो कैश रिसीव्ड फ्रॉम स्टॉक मार्केट एटसेट्रा, ठीक है। मैंने स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया तो वो ये हो गया। मेरे गेन्स क्या क्या हैं, जो भी मेरा प्रॉफिट है, प्रॉफिट रिसीव्ड, और ये भी एक तरीके का गेन ही तो है, बोनस। बोनस एक तरीके का गेन ही तो है कि आज मैंने इतना वर्क कर लिया और मुझे दिवाली पे इतना बोनस मिल गया। या सेल्स पर्सन का टारगेट होता है कि अगर आपने इतनी चीजें बेच दी, अगर जैसे मान लीजिए एक सेल्स पर्सन इस मार्कर को बेचने निकला है और उसको कहा गया कि महीने भर में आपको 50 मार्कर बेचने हैं, उसने 60 बेच दिए, तो 10 मार्कर उसने एक्स्ट्रा बेचे ना, तो उस 10 मार्कर का उसको बोनस मिलेगा। अब ये तो हो नहीं सकता कि हर महीने वो 60 ही मार्कर बेचे, कभी 70 बेच सकता है, कभी कहो 40 बेचे, कभी कहो 30 ही बेचे, लेकिन उसको सैलरी तो मार्कर बेचने की मिल रही है ना, चाहे 30 बेचे चाहे 60 बेचे। 30 बेचेगा तो उसको खाली सैलरी मिलेगी, लेकिन 60 बेच देगा तो उसको बोनस भी मिल जाएगा। तो बोनस उसकी रेगुलर इनकम नहीं है। एवरीथिंग विच कम्स इन अ रेगुलर इनकम, दैट इज नोन एज इनकम। गेन्स जो नॉन रेगुलर इनकम पर बेसिस होते हैं, जो एक फिक्स्ड नहीं होते हैं, वो गेन्स होते हैं। एक्सपेंसेस क्या होते हैं, इनकम, गेन्स, एक्सपेंसेस, लॉसेस, इन सबकी कोई डेफिनेशन नहीं है, खाली एग्जांपल्स मैं आपको बताया दे रहा हूं। एक्सपेंसेस क्या है, अब सैलरी रिसीव्ड किसी के लिए तो इनकम है, लेकिन सैलरी पेड किसी के लिए तो एक्सपेंस है। जैसे मान लीजिए कि मैं किसी को सैलरी दे रहा हूं, तो मेरे लिए तो वो एक्सपेंस हो गया। जिसने लिया उसके लिए तो वो क्या कहते हैं, इनकम है, लेकिन मेरे लिए तो वो एक्सपेंस है ना, सैलरी रिसीव्ड, ठीक है। क्या इंटरेस्ट पेड बाय बैंक, ये भी तो उनका एक्सपेंस है। इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, ये सब तरीके की इनकम है। इंटरेस्ट पेड बाय बैंक, कमीशन पेड, एटसेट्रा। लॉसेस क्या हैं, लॉसेस द इवेंट विच अकर्ड and due to which the huge loss we bear is known as losses. लॉसेस कई तरीके के हो सकते हैं, कैश लॉस भी हो सकता है, ठीक है। हमें मेरी सैलरी उतनी अच्छी नहीं मिली, वो भी एक तरीके, सॉरी सैलरी अच्छी नहीं, जैसे मान लीजिए लॉसेस, जैसे मान लीजिए लॉस्ट बाय थेफ्ट हो गया, लॉस्ट बाय थेफ्ट, ये भी तो एक तरीके का लॉस है, चोरी हो गई,
लॉस बाय फायर, ये भी हो गया। ठीक है, तो यही सब चीजें हैं जो लॉसेस में कवर होती हैं। लॉसेस सिंपली लॉस को रिप्रेजेंट करते हैं, और क्या बोले, लॉस सिंपली, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है ना, इसलिए इसको एक्सप्लेन करना उतना मुश्किल है। तो लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर, किसी भी तरीके का नुकसान हमारा लॉस कहलाता है। ठीक है, तो ये है नॉमिनल अकाउंट, और इसको लिख लीजिए, बहुत जरूरी है ये। इट इंक्लूड्स ऑल इनकम्स एंड गेन्स, इट इंक्लूड्स ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ठीक है, तो अब इस पर जो है एक क्वेश्चन करेंगे, इसका रूल जानेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे, और क्लास को यहीं पे एंड करेंगे। और कल हम आपको जो है पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, कल हम आपको जो है हर एक चीज पढ़ाएंगे अबाउट रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के ऊपर। अभी बहुत से बच्चे मीनिंग पर होंगे कि मुझे सर गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट बता दीजिए, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बता दीजिए, डबल एंट्री कॉन्सेप्ट बता दीजिए। अरे ये बच्चा सब बताएंगे, परेशान ना होइए, उन सबका काम आएगा, उन सबका टाइम आएगा, अकाउंटिंग इक्वेशन का टाइम आएगा, उन सबके लिए टेंशन मत लीजिए। ये मेन चीजें हैं, इसके बिना आप फाइनल अकाउंट्स में क्वेश्चन नहीं कर सकते। फाइनल अकाउंट्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, बहुत मेजर सब्जेक्ट्स हैं आपके, बहुत मेजर टॉपिक्स हैं आपके। तो रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट लिख लेते हैं। रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट क्या है? रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट, रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये दो रूल हैं, इसको याद कर लीजिए। जितने भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हैं उनको कर देते हैं डेबिट, और जितनी भी इनकम और गेन है उसको कर देते हैं क्रेडिट। जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस हैं उसको कर देते हैं डेबिट, और जितने इनकम एंड गेन है उनको कर देते हैं क्रेडिट। एग्जाम्पल देख लीजिए, इसमें तीनों चीजें आ गई, इसमें रियल पर्सनल नॉमिनल तीनों चीजें आ गई, खाली हम सैलरी पेड कर देते हैं, राम हटा देते हैं। सैलरी पेड ₹10,000, उसमें रियल पर्सनल नॉमिनल तीनों आ गया था, और मैंने आपको बताया था रियल पर्सनल नॉमिनल तीनों को अभी हम डिस्कशन नहीं करेंगे, लेकिन करेंगे। ठीक है, तीनों का डिस्कशन नहीं करेंगे, लेकिन आज नहीं करेंगे, आज सिंपल चीजों को डिस्कशन करेंगे। सैलरी पेड ₹10,000 और सैलरी रिसीव्ड ₹10,000। मैंने क्या बताया, सैलरी दी जा रही है कि रिसीव करी जा रही है? सैलरी दी जा रही है कि सैलरी रिसीव करी? सैलरी पे करी जा रही है। अगर सैलरी पे करी जा रही है तो ये मेरा एक्सपेंस है कि मेरी इनकम है? क्या है मेरा? ये मेरा एक्सपेंस है। तो सैलरी पेड इज आर एक्सपेंस, तो एंट्री क्या बनेगी? सैलरीज अकाउंट डेबिट। अब सैलरी अगर मैंने पे करी है तो या तो कैश में पे करी होगी, या तो बैंक के थ्रू में मैंने पे करी होगी। तो मान लेते हैं कैश में पे करी, तो टू कैश अकाउंट, सैलरी पेड ₹10,000, तो सैलरीज अकाउंट डेबिट 10,000, 10,000। सैलरी रिसीव्ड, सैलरी रिसीव अगर हुई है, चलो इधर आ जाओ, सैलरी पेड ₹10,000, तो सैलरीज अकाउंट डेबिट। देखिए सैलरी एक नॉमिनल अकाउंट है, क्यों? क्योंकि ये या तो इनकम बनेगी या तो एक्सपेंस बनेगी उसके अगले वर्ड्स से, उसके अगले वर्ड से। पेड है तो ये मेरा नॉमिनल अकाउंट से एक्सपेंस बन गया। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंस का पार्ट हो गया ये। जब एक्सपेंस का पार्ट हो गया तो मैंने लिखा है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो ये एक्सपेंस है ना, तो इसको कर दो डेबिट। और मेरे पास बताओ, मैंने अगर सैलरी पे करी तो मेरे पास कैश गया कि कैश आया? कैश गया। और जब कैश जाता है तो कैश इज अ, कैश लिख देता हूं मैं, कैश गया। और जब कैश गया तो इसका मतलब है एसेट गई, और जब एसेट गई तो क्या होता है? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यही तो होता है रियल का, यही तो होता है रियल अकाउंट का मतलब। तो यहां पे कैश एज अ रियल लगी। ठीक है, कैश एज अ रियल लगी, कैश एज अ रियल अकाउंट के थ्रू पे लगी। सैलरी रिसीव, यहां पे नरेशन लिख दीजिए, बीइंग सैलरी पेड।
सैलरी रिसीव्ड, अगर सैलरी रिसीव हुई है तो बताओ इनकम हुई है कि नहीं हुई है मेरी? तो सैलरी एक नॉमिनल अकाउंट है, सैलरी एक नॉमिनल अकाउंट है, उसके बगल में उसने लिख दिया रिसीव्ड, उसके बगल में उसने क्या लिख दिया? सैलरी एक नॉमिनल अकाउंट है, उसके बगल में उसने क्या लिख दिया? रिसीव्ड। जब रिसीव्ड हुआ तो नॉमिनल अकाउंट में ये एक इनकम का पार्ट बन गया, और जब इनकम का पार्ट बन गया तो टू सैलरीज अकाउंट। तो टू सैलरीज अकाउंट कितना? टू सैलरीज अकाउंट कितना? 10,000। तो टू सैलरीज अकाउंट कितना? टू सैलरीज अकाउंट कितना? 10,000। टू सैलरीज अकाउंट कितना? 10,000। और सैलरी रिसीव हुई है कि सैलरी पे हुई है? सैलरी रिसीव हुई है, इसलिए क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। अब अगर सैलरी रिसीव हुई तो आया क्या मेरे पास? आया क्या मेरे पास? कैश आया, कैश आया। कैश आने का मतलब एसेट आई, एसेट आने का मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन। कैश आने का मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन। कैश, कैश आई मतलब एसेट आई, एसेट का मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन। काहे का रूल लगा? रियल का रूल लगा, रियल अकाउंट का। तो क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट 10,000। बीइंग, नरेशन क्या बनेगा? बीइंग सैलरी रिसीव्ड। तो बच्चों आई थिंक आपको ये तीनों रूल समझ में आ गए होंगे। इसको गोल्डन ऑब्लिक ट्रेडिशनल रूल कहते हैं। मैंने आज गोल्डन ऑब्लिक ट्रेडिशनल रूल में आपको चीजें समझाई हैं, और ये चीजें आपको याद रखनी है हमेशा। रूल नहीं याद, सॉरी, ये एग्जाम्पल्स नहीं याद रखने, आपको रूल याद रखने हैं, और रूल ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलिए, बहुत बच्चे उतनी देर से यही सोच रहे होंगे कि सर ने बता तो दिया रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में कल पढ़ाऊंगा तो आपको, लेकिन सर ने अभी एक रियल पर्सनल नॉमिनल उसका जिक्र किया था और बोला था कि बाद में बताएंगे, बाद में बताएंगे। तो चलो लेक्चर के एंड में ही बता देते हैं तुमको, लेक्चर के एंड में ही बता देते हैं, क्योंकि एंड की चीजें थोड़ा सा याद रहती हैं, और एंड ही जो मिस करेगा सस्पेंस, तो वही एंड में ही तो होता है सस्पेंस। देखिए, जब भी आपके सामने रियल पर्सनल या नॉमिनल आएगा, जब भी आपके सामने रियल पर्सनल नॉमिनल आएगा तो आपको क्या करना होगा? मैं एग्जाम्पल देता हूं आपको, आपको क्या करना होगा मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। एग्जाम्पल देखिए, सैलरी, सैलरी अगर पे हुई है तो वो तो कैश में पे हुई होगी ना, तो सैलरी पेड का मतलब हो गया, ये तो नॉमिनल आ गया ना। पेड टू राम, किसको मैंने पे किया? राम को पे किया ना, राम को पे किया ना। तो जब भी रियल पर्सनल नॉमिनल आएगा तो पर्सनल को हटा देंगे। क्या करेंगे? पर्सनल को हटा देंगे और सिर्फ रियल और नॉमिनल पर एंट्री कर देंगे। और जब रियल और नॉमिनल पर एंट्री कर देंगे तो हमारी एंट्री क्या बनेगी? हमारी एंट्री क्या बनेगी? सैलरीज अकाउंट डेबिट, 10,000 मान लेते हैं इसकी सैलरी को मैंने पे किया था। सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश। पर्सनल एक्सक्लूड कर दिया जाएगा और सिर्फ रियल और नॉमिनल पर एंट्री कर दी जाएगी। जब भी रियल पर्सनल नॉमिनल तीनों आएंगे, पर्सनल को हटा दिया जाएगा और रियल और नॉमिनल पर एंट्री कर देंगे। अब पर्सनल को क्यों हटाया गया ये भी जान लीजिए। अब पर्सनल को क्यों हटाया गया ये भी जान लीजिए। इसलिए हटाया गया, अगर मैं पर्सनल को ना हटाता तो मैं एंट्री क्या करता? सैलरीज अकाउंट डेबिट टू राम, ये तो करता इन द बुक्स ऑफ माई। अब मुझे एक चीज बताओ, सैलरी तो मैंने पे करी, चलो, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। राम क्या है?
राम एक पर्सनल अकाउंट है ना, राम एक पर्सनल अकाउंट है ना, ये एक पर्सनल अकाउंट है, इट इज अ पर्सनल अकाउंट और नॉट, इट इज अ पर्सनल अकाउंट और नॉट, राम एक पर्सनल अकाउंट है ना। देखिए थोड़ा सा राइटिंग का इफेक्ट इसलिए पड़ रहा है क्योंकि अभी मैं आपको चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूं, जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको एक एक एंट्री क्लियर होगी। देखिए सैलरीज अकाउंट डेबिट टू राम, पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट का नियम क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मुझे एक चीज बताओ, सैलरी पेड टू राम, यहां पर राम को सैलरी पे हुई, मतलब राम ने सैलरी रिसीव करी है कि नहीं करी है, राम ने सैलरी रिसीव करी है, अगर राम ने सैलरी रिसीव करी है तो राम को तो डेबिट होना चाहिए था ना, लेकिन यहां तो राम क्रेडिट हो गया, और जब क्रेडिट हो गया तो इसका मतलब है क्रेडिट द गिवर, मतलब राम ने सैलरी दी, मतलब खुद को ही सैलरी दे दी क्या। सोचने वाली बात है कि अगर राम क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट द गिवर मतलब राम, राम ने दिया तो राम ने सैलरी खुद को दे दिया क्या। और मेरी बुक्स में एंट्री हो रही है, मेरी बुक्स में मैं एंट्री करूंगा कि राम एंट्री करेगा, मेरी बुक्स में मैं एंट्री करूंगा कि राम एंट्री करेगा, मैं एंट्री करूंगा, इसलिए मैं इन द बुक्स ऑफ माई लिख रहा हूं इतनी देर से, मेरी बुक्स में मैं एंट्री कर रहा हूं, मैं एंट्री कर रहा हूं, मैं सैलरी दे रहा हूं और टू राम लिख रहा हूं, और लिख रहा हूं कि क्रेडिट द गिवर, मतलब जो उसको देना है उसको, मतलब देने वाले को कर दो क्रेडिट, तो मेरी बुक्स में राम तो देने वाला हो गया, राम तो देने वाला हो गया, और अगर राम देने वाला हो गया तो राम क्या खुद को सैलरी दे रहा है, नहीं, इसीलिए पर्सनल को हटा करके रियल और नॉमिनल पर एंट्री कर देते हैं, और नरेशन क्या बनेगा, यही एक चीज थी जो बाद में पढ़ाना था लेकिन आज ही पढ़ा दिया। तो आई होप यू हैव एंजॉयड द क्लास, तो स्टे ट्यून विद कॉग्निटो, और हम लोग इसी तरीके से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको बेस्ट टीचिंग देते रहेंगे, आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ाई करिएगा बस, ठीक है। तो रियल पर्सनल नॉमिनल, ये आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एवरीबडी, फॉर क्लास 11th ऑल्सो, फॉर क्लास 12th ऑल्सो। तो आज की पढ़ाई को ध्यान में रखिएगा और इस चीज को करिएगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर द क्लास, स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, ओके।